नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको वही जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की फरमाइशें आ रही थी, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें ये जो पूरा पकड़ा चल रहा है अफ़गानिस्तान में तालिबान का, इसके ऊपर पूरी जानकारी चाहिए। देखिए, यूट्यूब पे कई सारे लोग वीडियो बनाते हैं, वो एक मसला अलग है, लेकिन हम कुछ अलग ऐसी जानकारी आपके सामने लेकर के हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको पूरी-पूरी इस विषय की अब तक की जानकारी देंगे। देखिए, 14 अगस्त को शाम को जब ये तालिबान वहाँ जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहाँ पर जैसे ही उसकी एंट्री होने लगी, वो लोग अंदर वहाँ पहुँचने लगे। लगभग उसी समय वहाँ के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वहाँ से निकल गए। और ये मालूम होता है सूत्रों के द्वारा कि वो उनके जो पड़ोस में देश है ताजिकिस्तान, वहां पर वो लोग चले गए। खैर, अब उन्होंने तालिबान के जो फोर्सेस हैं, उन्होंने 14 तारीख की शाम को या रात को, यानी आप समझ लीजिए कि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है उससे एक दिन पहले उन्होंने एक तरह की वार्निंग दे दी भारत को कि भारत इसमें किसी तरह की मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करे। अब ये काफी सारे लोगों ने समझा कि ये भारत के लिए एक धमकी है और हमें सॉरी, माफ कीजिए। तो हमें काफी सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट आने लगी कि इस विषय पर हमें जानकारी दीजिए कि क्या तालिबान ये अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद में क्या भारत की तरफ आएगा। इसके लिए कि पूरा समझने के लिए पूरा विषय जानना जरूरी है कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो देखिए, ये जो तालिबान है, ये कोई छोटे मोटे चोरों की गैंग नहीं है। ये इनको कोई लोग मिलिटेंट कहते हैं, लेकिन ये है कुछ नहीं, ये है जिहादी है। इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट फोर्स है तालिबान, जिसका की जन्म पाकिस्तान में हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो राष्ट्रपति वगैरह वहां के जो तजिकिस्तान में चले गए, उनका कल एक बयान आया है कि हम अफगानिस्तान के लोगों का सम्मान किसी भी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे इस तालिबान के सामने, और ना ही तालिबान के लोगों को झुकने देंगे, अफगानिस्तान के लोगों को झुकने देंगे इनके तालिबान के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो जनता है, ईमानदार और इनोसेंट लोग हैं, वहां पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन लोगों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। और इनका कहना यह है कि ये अगर किसी भी तरह से अगर वहां रुकते तो वहां पर जान और माल का नुकसान बहुत होता और बहुत ही लोगों की, काफी सारे लोगों की जान चली जाती और वहां पे बहुत बड़ा खून खराबा हो जाता, ऐसा इनका अंदेशा था। है, इनके बारे में तो बाद में ये मालूम पड़ रहा था कल कि आज के दिन कतार में, यानी सऊदी सऊदी अरेबिया में कतार में ये तालिबान के कुछ प्रतिनिधियों से मिलेंगे और ट्रांसफर ऑफ पावर जो तालिबान ने कल मांग की थी वो ये करेंगे। लेकिन आज परिस्थिति कुछ और है। अब ये समझना जरूरी है कि ये सब विषय कैसे बदल गया, क्योंकि देखिए, ये पूरा जो वाकया आज नहीं चल रहा है, ये पिछले 20 सालों से चला आ रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने वहां पर अपने फोर्सेस लगा रखे थे ताकि वहां पर आजादी दिला करके एक डेमोक्रेसी का स्थापना करके, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करके और उनको हैंडओवर करके चले जाए। जब उन्हें नहीं दिखाई दिया, ये दिखाई दिया कि ये कुछ हो नहीं रहा है बराबर, यानी ठीक है लोकतंत्र हो गया, वहां चुनाव हो गए, सरकार स्थापित कर दी, लेकिन उसके बाद भी तालिबान के पास इतनी सारी ताकत थी, यानी इतने सारे हथियार, बारूद और हर चीज थी कि वहां पर ये सरकार को इस तालिबान के सामने टिक पाना लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी 20 साल अमेरिका का वहां का प्रेजेंस, ये शायद उन्हें लगा कि सफिशिएंट हो सकता है कि तालिबान सरकार अपने दम पर खड़े हो जाए, अपने फोर्सेस को, यानी जो ANDSF है, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस, तो इनका ANDSF का धन्यवाद वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी किया है कि वो लोगों ने जनता के हित में इतना सरकार का साथ दिया है। अब
बात रहती है अमेरिका की, तो अमेरिका के फोर्सेस आज भी वहां पर हैं। वहां पर वो स्पेशल हेलीकॉप्टर से यूएस के अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं, वहां के एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के स्टाफ को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। और कई सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि 19 जो उनके प्रांत है उसमें से लगभग 17 प्रांतों पर या 19 प्रांतों पर उनके ये तालिबान कब्जा कर चुका है, उनकी राजधानियों पर। तो ऐसे हालात में वहां पर सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों का इवैक्यूएशन यानी उन्हें वहां से सुरक्षित रूप से बाहर निकालना चालू कर दिया है। जो काबुल एयरपोर्ट है वहां पर तो हालात ऐसी है कि जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, मान लीजिए जैसे मुंबई में ये लोकल ट्रेन जो दादर स्टेशन पर जिस तरह से ट्रेन में चढ़ते हैं और लटक के सफर करते हैं, या कोई बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर ये कैसे बसों से लटकते हुए प्रवास करते हैं, इस तरह की हालात वहां पर है कि वहां पर लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, वो एरोप्लेन का दरवाजा नहीं बंद कर पा रहे। तो ऐसे हालात में वहां की जो परिस्थिति है वो बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ वहां से बंद कर दी गई हैं। बाकी जो नॉर्मल सिविलियंस के लिए प्लेन्स हैं, पैसेंजर प्लेन्स, वो अभी तक सब चालू हैं। एयर इंडिया के काफी सारे प्लेन्स जाकर के भारतीय एम्बेसी और भारतीय कॉन्सुलेट्स के ऑफिशियल्स को वहां से निकालने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अभी कल ही की बात है कि एक भारतीय प्लेन, एयर इंडिया के प्लेन को वहां पर लगभग 40 मिनट से 1 घंटे तक लैंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसके बाद लैंडिंग मिल गई, वो बात और है। लेकिन तालिबान ने अब तक काबुल के एयरपोर्ट की तरफ कोई कदम बढ़ाया नहीं है। और वहां पर यूएस के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उस एयरपोर्ट को अब तक तो गार्ड करके खड़े हुए हैं, यानी पूरी सुरक्षा उन्होंने मुहैया करा हुई है कि वहां पर जो बाकी के देशों के लोग हैं, नागरिक हैं, उन्हें वहां से सेफली, सुरक्षित तरीके से वहां से बाहर निकाला जा सके। अब अंदर की जो बात है वो कुछ इस तरह से है कि जहां तक भारत का मसला है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले एक अंदर की बात बताते हैं कि ये पूरा मसला क्या है और भारत को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, और क्यों फर्क पड़ेगा, या नहीं फर्क पड़ेगा तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए, पहले तो वहां के, जैसे हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो वो कहते हैं कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन हम वहां के लोगों का जो है हित के खिलाफ काम नहीं करेंगे, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनका ये जो कब्जा है, ये यूनाइटेड नेशंस की जो आज बैठक होने जा रही है उसमें ये गैर कानूनी डिक्लेयर होना चाहिए, ऐसी उनकी उम्मीद है। और वो चाहते हैं सभी देशों ने इस पर प्रेशर लगा करके इस तरह का डिक्लेरेशन कुछ करवा देना चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव में तालिबान आकर के हो सकता है कि सरेंडर कर दे। दूसरी बात तो कैसे है कि वहां पर एक बहुत ही, यानी अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का तो कॉमन बॉर्डर है, और वहां पर जो पाकिस्तान का प्रांत है उसे, जिसे पहले जो ये कहा जाता था खैबर पख्तूनख्वा, अभी कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था। वहां पर के एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर लीडर है, वहां पर सेनेटर रह चुके हैं वो, उनका एक बयान आया है और उस बयान से पूरी बात जो है वो खुल गई है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी इस हद तक है कि वो अफगानिस्तान के खुद के प्रिंट मीडिया में भी वो बयान छप चुका है काबुल से। आपको उसकी पूरी हम जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको ये सब जानकारी सही वक्त पर और सही तरीके से देने के लिए हमने जो है इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान की मीडिया हो, वहां के प्रिंट मीडिया हो, या हमारे कुछ अलग सरकारी और गैर सरकारी जो हमारे सोर्सेज हैं, उनके साथ हमने संपर्क बनाया हुआ है और उनकी पूरी जानकारी लेने की हम कोशिश करते रहते हैं। अभी आपको हम फिलहाल तो ये जानकारी देते हैं कि वहां के जो सीनियर पॉलिटिशियन है उनका नाम है अफरासियाब खत्ताक, और इन्होंने कुछ अजीब बयान दिया है। उनका बयान आप अगर समझेंगे, क्योंकि वहां के वो टॉप पॉलिटिशियंस में से गिने जाते हैं पाकिस्तान के, उनका कहना है कि अफगानिस्तान में तो काफी सारे समय से इंटरनल प्रॉब्लम्स थे और काफी सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स रह चुके हैं, और इंटरनेशनल जो नेशनल, यानी उनके राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्र के अंदर जो कंसेंसस होना जरूरी है वो वहां पर नहीं था। देयर वाज अ लैक ऑफ नेशनल कंसेंसस, इंटरनल कंसेंसस। और ये जो भी हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, ये हो सकता है कि ये एक अंतरराष्ट्रीय गेम का एक हिस्सा हो, एक षड्यंत्र का शायद ये एक हिस्सा हो। अफगानिस्तान ये पहली बार विक्टिम नहीं बना है, या पहली बार इस तरह से शिकार नहीं हुआ है इन सब चीजों को, ये तीसरी बार हुआ है।
सबसे पहले मैं यानी 100 सालों में ये तीसरी बार अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। उनका कहना है कि जो गजनी अमानुल्लाह खान थे, उनके समय पहली पहली बार जो है अफगानिस्तान के साथ ऐसी ही परिस्थिति आ गई। दूसरी बार 1992 में, जबकि वहां पर मुजाहिदीन लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए, और अब ये तीसरी बार है। यानी कहने का मतलब ये है कि अफगानिस्तान में हर समय जो इस तरह की इंस्टेबिलिटी अगर 100 सालों में 3 बार होती है, यानी ये जरूर एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई आज आया हुआ मसला नहीं है, कोई 4 दिनों में खड़ा हुआ मसला नहीं है। यूनाइटेड नेशंस अब तक क्यों सो रहा है? क्या उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है? ये सबसे बड़ा सवाल सभी देशों के और सभी आम जनता के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अब देखिए, ये तीसरी बार है, ये ठीक है, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया है वो लगाया है पाकिस्तान पर। यानी वो खुद पाकिस्तान के होते हुए पाकिस्तान पर उन्होंने इल्जाम लगाया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं अफगानिस्तान में, उसका पाकिस्तान ने पूरा पूरा फायदा उठाया है, और उन्होंने तालिबान को ट्रेनिंग वगैरह दी है। अब इस तरह के जो बयान है, यानी तालिबान जो है वो एक तरह से पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड की हुई है संगठन, इस तरह का उनका एक इशारा है। तो जब पाकिस्तान के लेजिस्लेटर हों, तो जब इस तरह की बात करते हैं वहां के सेनेटर, सीनियर सेनेटर, फॉर्मर सेनेटर, तो उससे साफ जाहिर होता है, क्योंकि अगर आपने पिछले कई सालों में मीडिया में देखा होगा, तो ये जितने हथियारबंद जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले या ये जो हथियारों का बाजार लगता था, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, यानी जैसे आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। तो देखिए, ये समझने वाली बात है कि उसी प्रांत से, उसी प्रोविंस से पाकिस्तान के ये इल्जाम लग रहा है, क्योंकि ये पूरा जो कनेक्शन है वो जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बॉर्डर है उसके उत्तर की तरफ अफगानिस्तान है। तो ये जो तालिबान का वहां से जो आना और जाना पाकिस्तान में, ये वहीं से होता है। तो वहां के लोग सभी कुछ जानते हैं, और वहां के पॉलिटिशियन भी सभी कुछ जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होगी शायद जो उनसे छुपी होगी। और दूसरी बात कि ये जितनी जंग चली है जितने महीनों में, तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जितने लोग इंजर्ड हुए, तो उनका इलाज कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में नहीं हुआ, उन्हें पाकिस्तान ले जाया जाता था। ये खुली बात है। और अमेरिका ने, यूएस ने कुछ दिनों पहले ही वहां के जो डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, उन्हें कह दिया था कि आप किसी भी तरह से अफगानिस्तान में इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद ये सब हुआ है। यानी जो तालिबान को जितने हथियार मुहैया कराए जाते हैं, या फिर जो उन्हें पैसे, फाइनेंस, फंडिंग, ये सब जो है, ये पूरा विश्व अभी समझ रहा है कि ये चाइना के पैसे हैं, और ये पाकिस्तान के द्वारा, यानी पाकिस्तान के थ्रू ये तालिबान तक पहुंच रहे हैं, और इस रीजन में इंस्टेबिलिटी रहे, ये चाइना चाहती है। और दूसरी एक बात इन्होंने जो कही, अभी हमारी जो बात चल रही थी अफरासियाब खत्ता की, उन्होंने एक और बात कही है कि देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो अपील की है कि अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं, वो ये अफगानिस्तान के जो वॉर अफेक्टेड सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनके लिए अपने दरवाजे खुले रखे और उन्हें असाइलम देने की कोशिश करें, और उन्हें हेल्प करें, मदद करें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये ऐसा भी हो सकता है कि यूएस और चाइना का जो कोल्ड वॉर जो चल रहा है, उसका भी ये नतीजा होने की पूरी पूरी संभावना है। तो वो तो सीधी सीधी बात है कि जब वो खुद कह रहे हैं, तो वो पूरा जानते हैं कि किस तरह से चाइना की जो इंटरनेशनल लेवल की राजनीति रही है, पॉलिटिक्स रही है, जिस तरह से वो कब्जा करना चाहते हैं हर जगह, अपने पैसों के दम पर, अपने फोर्सेस के दम पर, वो और है कि उनके जो हथियार है वो किसी काम के नहीं है, वो उतने मेरिट पे नहीं खड़े उतरते। लेकिन फिर भी उनके पैसे की जो ताकत है, जब वो किसी देश को पैसा देते हैं, तो उसके बाद उसके टेरिटरी पर, उसके जमीन पर कब्जा करने की उनकी पूरी पूरी कोशिश रहती है, और कई जगह वो सफल भी हुए। अब एक और आपको बात बताते हैं कि तालिबान का जो फर्क भारत पर पड़ेगा, इसके पहले एक ही आपको आखिरी बात बताएंगे, उसके बाद हम जो भारत का विषय है उस पर आएंगे। देखिए, पाकिस्तान ये कोई देश नहीं है, ये एक इस्लामिक मूवमेंट है, जिसका कि एक हाथ बांग्लादेश कट चुका है, जिसे बांग्लादेश बनाया गया, ईस्ट पाकिस्तान। अब वहां जो वेस्ट साइड पे, भारत के पश्चिम किनारे पर जो पाकिस्तान है, वहां पर क्या है, तो ओरिजिनल जो है उनका वो वेस्ट पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है। इसके सिवा आज जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसमें और 3 ऐड हो चुके हैं,
और वो तो उन्होंने जो हेराफेरी यानी बेवकूफ बनाना अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस तरह से किया है, जिसमें से एक गिलगिट बाल्टिस्तान है जिस पर भारत का अभी भी क्लेम है। दूसरा वो जिसे आजाद कश्मीर कहते हैं, उसे हम भारतीय लोग, और वो हकीकत है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। उन्होंने 1947 में मिलिट्री आउटपुट में जो अपने टेररिस्ट भेज करके और वो कब्जा कर लिया था और उससे पीछे नहीं हटे। और दूसरा है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान ये अपने आप में एक अलग देश था जिस पर जिना ने जबरदस्ती का उस समय कब्जा कर लिया। यानी ये सब जो पूरे जिस तरह का इनका है कि इनका आखिरी में यही है कि गजवाए हिंद। अब तालिबान के बारे में यही बात कही जाती है कि ये पूरा पावर लेने के बाद, ऑफिशियल यानी हैंडओवर लेने के बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर, वो भारत की तरफ आएंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं है। उसका भी कारण हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो तालिबान है इनके अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं। अभी तो उनके प्रॉब्लम सबसे बड़े तो ये है कि जैसे परसों यानी 14 अगस्त 2021 को जैसे तालिबान के लोग वहां काबुल में उन्होंने प्रवेश किया और वहां के जो राष्ट्रपति का जो पैलेस है यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस का जैसे कब्जा लिया, तो वहां देखा कि प्रेसिडेंट तो है ही नहीं वहां पर। लेकिन वहां पर जब उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा तो वहां की जो पुलिस थी, काबुल की पुलिस, वो काबुल छोड़कर भाग चुकी थी। अब वो वहां से किसी देश में गए, कहाँ गए मालूम नहीं। यानी वहां पर के जो आम नागरिक हैं उनमें अफरा तफरी मच चुकी थी। एटीएम्स के बाहर लाइन्स लग चुकी थी, लोग अपने अपने बैंकों से एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे थे और वहां से अफगानिस्तान से किस तरह से बाहर जाना है उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब इस सब को कंट्रोल में रखने के लिए ना वो खुद कुछ कर सकते हैं। अगर वो खुद कुछ करते हैं तो वहां पर मीडिया के, अंतरराष्ट्रीय मीडिया, अलग अलग देशों के, भिन्न भिन्न देशों के मीडिया चैनल है जो वहां से लाइव चल रहे थे, तो वो उन पर यह हो जाता कि आपने महिला के ऊपर हाथ उठाया या बच्चे को आपने ऐसा किया, तो वो उससे वो परहेज कर रहे थे जब तक कि उनको ऑफिशियल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं मिलता, क्योंकि उनका कायदे से कोई अधिकार नहीं बनता। आज भी वहां पर उन्होंने मीडिया चैनल्स को नहीं रोक पाए हैं। उसका कारण यही है कि एक बार उनको ट्रांसफर ऑफ पावर मिलेगा उसके बाद ही वो कोई भी हरकत कर सकते हैं या हरकत में आएंगे। अब अगर उन्हें ट्रांसफर ऑफ पावर तो वैसे नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मिल भी जाए तो भी वो भारत को कुछ नहीं कर सकते। इसकी बात अभी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि उन्हें अगर भारत के साथ कुछ भी करना है तो उन्हें भारत में आना पड़ेगा और भारत आने के लिए उन्हें पाकिस्तान लांग कर आना पड़ेगा। अब ये जो है ये है सत्ता के भूखे, इन्हें किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर वो वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं जहां से उनकी पैदाइश है, तो वो सोचेंगे कि भारत पर हम जाके कब्जा करें। भारत इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों के जो वहां की आबादी है, वहां पर हम जाकर के कब्जा करें। उसके पहले ये छोटा सा पाकिस्तान, पहले इसको क्यों नहीं लेंगे? ये सत्ता की भूख होती है। जितने ज्यादा देश हमारे अंडर रहेंगे, यानी विश्व का जितना ज्यादा हिस्सा हमारे अंडर रहेगा, ये सोच है उनकी। ये एक कहावत भी है कि जब ऊपर वाला हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। इसके कहने का मतलब ये है कि ये फिजिकल ब्यूटी या इस तरह की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है सत्ता की। यानी जो कोई इंसान जब सत्ता की गद्दी पर, कुर्सी पर बैठ जाता है, सत्ता में बैठ जाता है, उसे वो पहले कितना भी साधारण इंसान रहा हो, उसे आहिस्ते आहिस्ते हो, कुछ मिनटों में हो, कुछ क्षणों में हो, या कुछ महीनों में हो, या कुछ दिनों में हो, वो जो आदतें हैं सत्ताधारियों वाली, जो सत्ता में बैठकर जिन लोगों को आदतें जो रहती है नॉर्मली, वो आई जाती है। यानी इन्हें सत्ता की भूख है, तो ये सोचेंगे कि हमारे जो है और रीजन ऐड हो जाए। यानी उनको पहले पाकिस्तान की जो सरकार है उसे हटा करके वहां पर कब्जा करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनमें कोई इतना कुछ खास दम नहीं है, और चाइना भी पाकिस्तान के खिलाफ ही रहेगा इस बात में। वो इसको पाकिस्तान को कोई समर्थन या सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि उनका तो खुद का वहां पर मेगा हाईवे फंसा हुआ है, जो सीपीईसी है वो उन्हें चाहिए, और वो पाकिस्तान उस रास्ते में उनका एक घोड़ा है, उनके लिए खरडल है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर वो उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ भी आते हैं, काबुल से या अफगानिस्तान से, तो उनके अफगानिस्तान के आसपास में जो दो चार देश है, वहां पर कई लाख संख्या भारतीय डिफेंस फोर्सेस की भी वहां पर मौजूद है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। यानी अगर वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं भारत आने के लिए, तो हो सकता है अफगानिस्तान ही उनके हाथ से चले जाए। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक जो एक प्लानिंग होती है, पोजीशन होती है, वो भारत के पास है। भारत के पास अपनी दूरदृष्टि है, भारत के पास अपने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जो सत्ता में हैं, और उनके साथ में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उसमें भी काफी सारे इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे हैं जो इस तरह के विषयों के ऊपर एक्सपर्टाइज रखते हैं, जानकारी रखते हैं। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत को
कि उन्हें तालिबान से कोई प्रॉब्लम हो पाए। रह गई परसों यानी 14 तारीख की जो उनकी वार्निंग की, तो वार्निंग उन्होंने इसलिए दी थी ताकि उन्हें डर था कि अगर भारत का मिलिट्री इंटरवेंशन ये आसपास के 2-3 देशों से होता है जहां पर कि भारत के फोर्सेस मौजूद हैं, काफी सारे लाखों यानी कुछ लाख की संख्या होगी, तो उनका उनकी खुद की ताकत नहीं है कि इन फोर्सेस का वो मुकाबला कर सके और वो काबुल जाते जाते रास्ते में फेल हो जाए, तो यानी पूरा कब्जा लेते लेते। उसके पहले वो फेल होने की उन्हें पूरी आशंका थी, संभावना थी, ऐसा उन्हें नजर आ रहा था। अब इस वजह से इन्होंने भारत को इस तरह की वार्निंग इशू की थी। भारत ऐसे चीटियों की किसी वार्निंग पर कोई ये नहीं करता, कोई दखल नहीं देता। दूसरी बात, भारत का अपना एक वजूद है, अपना एक स्टैंडिंग है और अपनी एक अलग ही, भारत अपने आप में एक अलग ही शख्सियत है। ये पूरे जितने विश्व में देश हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक ऐसे स्तर पर खड़ा कर दिया है जहां पर कि भारत के विषय में कुछ भी अनाप शनाप बक देना कोई आसान बात नहीं है। ये तो छोटे मोटे ये भौंकने वाले, ये तो अपने मजबूरी से भौंक रहे थे ताकि उन्हें सेफ्टी की फीलिंग हो, बाकी कुछ नहीं है। या थोड़ा बहुत आस पड़ोस के देशों को दिखा रहे थे, या ये अफगानिस्तान के कुछ पदाधिकारियों को वो शो कर दे रहे हैं। तो बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है भारत के लिए, और ना ही भारत को इस विषय में कोई डरने की जरूरत है, ना ही भारतीय नागरिकों ने इस विषय में कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। भारत की सरकार अपने आप में एक सक्षम सरकार है, एक मजबूत सरकार है। इस तरह की सरकार शायद पिछले 70 सालों में कभी नहीं आई, और आगे आने वाले समय में इसी तरह की सरकारें हमें मिले भारत में। इस तरह की हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का हमने एक निश्चय करना चाहिए और इस तरह का संकल्प लेकर के हमने आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आप सभी ने जो जानकारी मांगी थी ये हमने आपके सामने इस वीडियो में पेश की। अगर कोई बात रह गई हो तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख करके हमें बताएं, तो हम उस पर भी आपको जानकारी देंगे। वैसे आज का वीडियो कैसा रहा इसका आप जरूर अपने कमेंट्स, आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और हमारे इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके सभी मित्र, परिवार, रिश्तेदारों सबके साथ आप शेयर कीजिए। दूसरी बात, हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक कीजिए नीचे, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन को आप ऑन कीजिए, ताकि क्लिक करके ऑन करेंगे तो आपको हमारे सभी इस तरह के वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपको सही समय पर हमारे वीडियोस देखने की मौका मिलेगा और सही समय पर आपको सही सही जानकारी मिलेगी। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।